हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नेशनल चंबल सेंचुरी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सियोम रिवर को लेकर के। तो सियोम रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर फ्लो करती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी हमारे इंडिया की मेन रिवर है और उनकी जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होती है उनको लेकर के आपको ध्यान में होना चाहिए। ये जो सियोम रिवर है, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत से देखने को मिलता है और तिब्बत में इस सियोम रिवर को योमगो रिवर के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एंटर करती है और फिर लास्ट में जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर के अपने आप को मर्ज करती है। ये जो सियोम रिवर है, इसका जो बैंक एरिया है वहां पर एक नेशनल पार्क भी लोकेटेड है और नेशनल पार्क का नेम जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो है मौलिंग नेशनल पार्क। ओके, अब इस सियोम रिवर पर जो है वो एक ब्रिज बनाया गया और इस ब्रिज का हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बनी हुई थी सियोम रिवर। और ये ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो चाइना के साथ में जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके बिल्कुल नियर बाय एरिया में है। ओके, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सियोम रिवर को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। तो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर जो मणिपुर स्टेट है, जो म्यांमार कंट्री के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कुछ इशू जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो मेन इशू क्या है कि मैतेई कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रही थी कि उनको एसटी कम्युनिटी में जो है वो पार्ट दिया जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि 1949 में इंडिया का पार्ट बनने से पहले जो वहाँ पर मैतेई कम्युनिटी है वो एसटी में आती थी, लेकिन इंडिया का पार्ट बनने के बाद में उनको ये जो डेजिग्नेशन है या एसटी कम्युनिटी का पार्ट जो है उनको नहीं बनाया गया। अब यहाँ पर वहाँ का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको लेकर के बोला कि जल्द ही जो है 4 वीक्स के अंदर अंदर जो है इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनका ये मानना है कि अगर मैतेई कम्युनिटी को यहाँ पर आप एसटी में रिकॉग्निशन देते हो, एसटी का पार्ट बनाते हो, तो अभी क्या है ओबीसी का क्राइटेरिया उनके पास में है। पहले ही लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी जो है वो ज़्यादा पावर है, मतलब टोटल 60 सीट में से 40 सीट्स जो हैं वो मैतेई कम्युनिटी के ही लोग जीत करके आते हैं। तो एक तरीके से पहले ही वो पावरफुल है। उनको अब एसटी कम्युनिटी में दोगे तो जॉब में, अदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब में मैतेई कम्युनिटी जो है उनका डोमिनेंस क्रिएट होगा। तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया गया कि उनको एसटी में जो है वो पार्टिसिपेट ना करवाने दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको मणिपुर में ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया है ताकि जो भी इशू है उनको टैकल किया जा सके। मणिपुर डीजीपी ने क्लेम किया है कि सेंटर ने आर्टिकल 355 के अंडर जो है ये जो भी स्टेट में सिक्योरिटी को लेकर के इशूज है, जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस करने के लिए आर्टिकल 355 के अंडर जो है पावर अपने हाथ में ली है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस प्रोसीजर को लेकर के डिनाई किया है। हालांकि जो डिफेंस फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय की गई उन्होंने बोला है कि सिचुएशन जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम इशू थे उन सबको हमने कंट्रोल कर लिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, साथ ही साथ में एयर लिफ्टिंग एंटी रियोट व्हीकल जो है उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया है। बीएसएफ के बारे में आपको पता होगा कि हमारे इंडिया का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बांग्लादेश आप सभी को पता है कि 1971 से पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेकिन 1971 के बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ और इंडिया फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एज ए कंट्री के रूप में उसको रिकॉग्निशन दिया था। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री सेटल होने में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 355 क्या है, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
हर पॉइंट को एक प्रॉपर तरीके से रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है 18 और इसमें बताया गया है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर और साथ ही साथ में फाइनेंशियल बेसिस पर, मतलब वॉर एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये सब देखने को मिलता है, तो उसके बेसिस पर इमरजेंसी जो है वो देखने को मिलती है। देखो हमारा जो अगर हम बात करें तो वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स को हमने जो है वो अप्लाई किया है। सेंटर के पास में अलग पावर है, स्टेट के पास में अलग पावर है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सेंटर जो है वो हमारे पास में मोर पावरफुल बन जाता है। ओके, इसकी वजह से मतलब हमारे यहाँ पास फेडरल फीचर्स भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और यूनिटरी फीचर्स भी है। ओके, और उस टाइम में जो सेंटर है वो मोर पावरफुल बन करके स्टेट में जो भी इशू है उनको टैकल करने की कोशिश करता है। पूरा कंट्री, पूरा नेशन जो है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किस टाइम में, इमरजेंसी कंडीशन में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 पार्ट 18 जो है उसमें बात की गई है किसके बारे में, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। तो आर्टिकल 355 जो है वो आता है इमरजेंसी प्रोविजन के ही आर्टिकल्स में, क्योंकि आर्टिकल 352 360 जो है वो बताता है इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। और आर्टिकल 355 में ये बात बोली गई है कि ये हमारे यूनियन की ड्यूटी है कि कोई भी स्टेट अगर उसमें एक्सटर्नल एग्रीगेशन या तो बाहर से अटैक किया जाए या फिर उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस किसी स्टेट में क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारे यूनियन की ड्यूटी है कि प्रत्येक स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलाने में जो यूनियन है वो हेल्प करे। तो ये है हमारा आर्टिकल 355, ये आपको ध्यान में रखना है। और अलग अलग स्टेट में जब इस तरीके के इशू क्रिएट होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करती है और ये माना जाता है कि आर्टिकल 355 के बेसिस पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये सारे काम कर रही है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राइटर जो है उन्होंने प्रेजेंट टाइम में जो स्मार्ट जो मीटर है इलेक्ट्रिसिटी के उसको लेकर के जो प्रोविजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहले तो कुछ बेसिक बातें उन्होंने की है। राइटर ने ये बोला है कि आप ये मानो कि आपका जो मीटर है वो आपके एक एडवाइजर की तरह काम करे। आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको बताए कि किस टाइम में आप इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते हो, किस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करते हो। साथ ही साथ में आपको ये बताए कि आपका कौन सा अप्लायंसेज जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, आप क्या अल्टरनेट भी आपको बताए कि आप इनका यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये दो चीज़ें होंगी। एक तो जो इकोनॉमिक बर्डन है किसी भी फैमिली पर वो कम क्रिएट होगा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी। 5 स्टार रेटिंग जो भी अप्लायंसेज होते हैं उन सबको अपने घरों में स्टोर करने के लिए कि उनको बिजली बचानी है। दूसरा क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है उसके ऊपर हमें कम फोकस करना होगा। जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, और स्मार्ट मीटर अगर हमने एप्लीकेबल किए तो इसकी वजह से जो चोरी देखने को मिलती है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी काफ़ी इशू जो है काफ़ी कम होंगे। तो यहाँ पर राइटर ने इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि स्मार्ट मीटर जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या किया जा रहा है, तो इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में 5.5 मिलियन स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं और 100 मिलियन जो है उनको सैंक्शन कर दिया गया है, मतलब जल्दी वो इंस्टॉल किए जाएंगे। द टारगेट इज टू रिप्लेस 250 मिलियन कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक मीटर्स विद प्रीपेड स्मार्ट मीटर बाई 2025-26 तक हम प्रीपेड मतलब पहले आपने रिचार्ज किया और उसके बाद में आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी आई। जैसे टीवी में हम रिचार्ज करते हैं, फ़ोन में हम रिचार्ज करते हैं, इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो देखने को मिलेगा। और स्मार्ट तरीके से जो मीटर है वो काम करेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको सब दी जाएगी। अब ये नहीं मीटर बताएगा आपको ये सारी बातें, ओके, ये मत सोचना। आपके पास में ऐप रहेगा, जैसे कि आपके पास में किसी भी कंपनी की सिम होती है तो उसका ऐप होता है, सेम इसी तरीके से मीटर में भी होगा। अलग अलग कंपनी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी और फिर उनका जो है वो ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा और ऐप में जो है वो सारा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। ओके, ये मत सोचना कि मीटर जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि अच्छा ये भाई आप फ्रिज जो है वो चेंज कर लो, या आप टीवी जो है ये चेंज कर लो, या हाई रेटिंग का जो है वो आप माइक्रोवेव लेकर के आओ, ये सारी बातें। ओके,
तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि आप हायर लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने देखो एक बात बताई है कि हम स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट मीटर की तरफ जो भी कस्टमर है वो कब ज़्यादा बढ़ेंगे, जब उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है ना, वैसे वैसे इंसान जो है वो कोशिश करता है अपने लेवल पर। तो अवेयरनेस बढ़ाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप मेंस में कोई भी सोशल सिक्योरिटी, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको लगता है कि वहाँ पर सोशल अवेयरनेस या इंडिविजुअल लेवल अवेयरनेस एक मेन पॉइंट हो सकता है, तो आप इनको राइट डाउन कर सकते हो अपने आंसर्स में, क्योंकि अवेयरनेस से जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर राइटर ने कुछ सजेशन दिए हैं। पहले तो स्मार्ट मीटर से क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या क्या अभी भी प्रेजेंट टाइम में स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ इशू जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे स्मार्ट मीटर तो लगवा लिया लोगों ने, लेकिन मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करते, तो फिर वो अवेयरनेस तो आएगी ही नहीं, क्योंकि मोबाइल ऐप में तो आपको सारी बातें पता चलेंगी ना, कि मोबाइल ऐप में आपको सारी चीज़ें क्लियरिफाई होंगी कि किस तरीके से क्या इशू, क्या प्रॉब्लम है और उसको आप कैसे सुधार सकते हो। ओके, तो ये जो भी इशू है ना स्मार्ट मीटर के साथ में, अगर हम इनको टैकल कर ले तो हमारे इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर है वो हमें काफ़ी स्मार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ हम इजीली जो है वो स्विच कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो राइटर जो है उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस कर लिया है और फोकस करके उन्होंने बोला है कि क्या किया जाए। पहले तो स्मार्ट मीटर जो है वो इंस्टॉल करो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो, उनको बातें बताओ कि ऐसे आपको ये सब कुछ जो है प्रोसीजर एप्लीकेबल करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि अभी क्या किया जा रहा है, डिस्कॉम के साथ में मिलकर के अलग अलग कंपनी जो हैं इनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कॉम को अपने लेवल पर जो भी अपने वर्कर्स हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए और इसको अपने लेवल पर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर ये सब कुछ हम कर पाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इंडिया की सॉल्व हो पाएंगी। साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी में सोलर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भी हम अपने आप को डाइवर्ट कर पाएंगे, उसका बेनिफिट जो है वो ईजिली हम ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो यहाँ देखिए, यहाँ तो देखो HCO के ग्रुप के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हमारे इंडिया में विजिट पर हैं, तो उसमें इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, अलग अलग कंट्री के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ में बायलैटरल डिस्कशन भी किया, और इसमें चाइना के साथ में उन्होंने डिस्कशन किया और जो बॉर्डर इशू है उनको टैकल करने की यहाँ पर कोशिश की। तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बात बोली है कि बॉर्डर सिचुएशन जो है वो स्टेबल है और दोनों के लिए ये बेनिफिशियल टाइम है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखिए आप, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर के है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो प्रोसीजर था उसका रीनेमिंग करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो प्रोग्राम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, और अभी इसमें क्या है कुछ और डिजीज को भी शामिल कर लिया गया, जैसे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, इनको भी। तो ये नेम जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो स्कीम है या जो भी नई डिजीज़ हमने इंक्लूड की है उन सबको हम चेंज करके एक नाम कर देंगे, नाम होगा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, ये डिसीजन जो है उन्होंने लिया गया है, और ये जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है वो कंट्री में काम करता है। इसके अलावा जो पोर्टल है जो अभी प्रेजेंट टाइम में कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोल्ड आउट अंडर द प्रोग्राम फॉर स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट विल नाउ बी रीनेम्ड नेशनल NCD पोर्टल। ओके, तो पोर्टल का नेम चेंज कर दिया गया और स्कीम का नेम जो है वो भी चेंज किया जा रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। तो देखो,
कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो खांसने, छींकने, थूकने, टच होने, इनसे जो डिजीज फैलती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम का प्रोसीजर उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में अगर हम डिस्कस करें तो देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इनको हम क्रोनिक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये डिजीज रहती हैं और जेनेटिक, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल और बिहेवियर कुछ फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, जब ये चीज़ें देखने लॉन्ग टर्म तक जेनेटिक कुछ इश्यू हों, साइकोलॉजिकल जो है वो कुछ इश्यू देखने को मिले, और एनवायरमेंटल कुछ इशू जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और इसके अलावा बिहेवियर फैक्टर्स जो हैं, इन सब से इंक्लूड होकर के जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो सामने आती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो है, और अगर हम देखें तो कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब जो हार्ट अटैक जैसे इशू जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इशू होता है, डिजीज जो होता है, और डायबिटीज, ये सब कुछ जो है इसमें शामिल की जाती है। ओके, अब क्यों होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? तो इसमें लोगों में जो लेस फिजिकल एक्टिविटी है, पोल्यूशन जो है, ओके, अल्कोहल का यूज़, टोबैको का यूज़ जो है, देखो टोबैको जो है ना और अल्कोहल जो है लोग कंज्यूम करते हैं, और यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको कंज्यूम करता है। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम जो है वो लॉन्च की है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसका देखो क्या होता है कि हमने आज मान लो एक सिगरेट जो है वो कंज्यूम की, लेकिन उसका रिजल्ट जो है ना वो जैसे एक सिगरेट कंज्यूम की और उसी टाइम अगर उसका इफेक्ट देखने को मिले बॉडी में कि आपका कोई पार्ट जो है वो इफेक्ट हुआ, या आपके पास में कुछ ऐसे सेंसिंग पॉइंट हो, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि बिजली का बिल हमने यूज़ किया, बिजली हमने यूज़ की, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ की, और ऐप हमें बता देगा कि हाँ आप इस टाइम जो है वो इस चीज़ में आप वेस्टेज कर रहे हो, इस टाइम इस चीज़ में जो है वो आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आप इसको चाहो तो कम कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से अगर अल्कोहल और टोबैको के लिए भी हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट हुआ है, कितनी हमारी सेल्स जो हैं वो इससे इफेक्ट हुई हैं, कितना बॉडी का जो पार्ट्स है वो इफेक्ट हुआ है, अगर हमें एडवांस इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो, पता चले, तो लोग जो हैं वो काफ़ी कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को यूथ जो है वो देखता है स्पेसिफिक अपने आसपास के एरिया में, अपनी फैमिली में, अपने जो एल्डर्स हैं उनको कंज्यूम करते हुए कि 15 ईयर्स से तो मैं देख रहा हूँ लेकिन उनके कुछ को प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन देखो जब इससे प्रॉब्लम होती है ना तो सीधा कैंसर होता है, और कैंसर जो है उसको ट्रीट करवाना, क्योर करवाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और मैक्सिमम लोग जो है उसकी उसकी वजह से वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो लाइफ एक है, उसको हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, और हम कुछ ऐसा करके जाए अपनी सोसाइटी के लिए जो कम से कम ऐसा हो कि कुछ चेंज जो है वो सोसाइटी में आ सके। ऐसा ना हो कि हमारी जो लाइफ है उसको हम कुछ इस तरीके से, या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, या कुछ टाइम के टेस्ट के लिए, या कुछ टाइम के एन्जॉयमेंट के लिए जो है वो हमें अपनी लाइफ जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना ज़रूरी है कि हेल्थ के लिए अवेयरनेस जितना ज़्यादा होगी, फिर देखो इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि लिटरेसी, अवेयरनेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लोगों को बताया जाना चाहिए कि टोबैको आप यूज़ करते हो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और मेन ये होना चाहिए कि कोई पर्सन इससे इफेक्ट हो। जैसे आप टोबैको का सिगरेट का जैसे जो पैकेट होता है उसके ऊपर दिया जाता है, इमेज दी जाती है, लेकिन लोग फिर भी नहीं। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है कि जो लोग इससे इफेक्ट हुए उनकी लाइफ जो जर्नी रही, या उनसे उनका जो एग्जाम्पल है वो सोसाइटी में दिखाया जाना चाहिए, उनकी जो बात है वो सोसाइटी में पहुंचाई जानी चाहिए। तब जाकर के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ही आता है। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? तो 2013 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को आपस में मर्ज करके जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया था। ओके, और ये हमने डिस्कस कर लिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है मनरेगा स्कीम को लेकर के। और देखो इसमें इशू क्या है, इस मनरेगा स्कीम में प्रॉब्लम ये है
तो मनरेगा स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ऐप बेस्ड बेसिस पर जो भी वर्कर्स मनरेगा स्कीम के अंडर काम करने आते हैं उनको ऐप पर अपनी डेली बेसिस पर जो भी अटेंडेंस है वो रेगुलर करनी होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वर्कर्स इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जैसे मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद में उनको पता चलेगा जब उनकी सैलरी आएगी कि उनकी अटेंडेंस जो है वो हो पाई थी या नहीं हो पाई थी। और वर्कर्स ने ये भी पॉइंट रखा कि अलग अलग एरिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि मनरेगा स्कीम के अंडर जो रूरल एरियाज है वहां पर वर्कर्स काम करने जाते हैं तो वहां पर नेट की कनेक्टिविटी, सिग्नल प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉपर अटेंडेंस नहीं हो पा रही थी। और उसका इशू जो है वो देखने को मिल रहा था उनकी अपनी सैलरी में कि वह काम भी करके आ रहे हैं, ऑनलाइन उनकी अटेंडेंस नहीं रजिस्टर हो पा रही है जिसकी वजह से उनको सैलरी नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर वर्कर्स ने जो है वो इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट किया था कि हमें जो है इसमें कुछ आप ऐसा अल्टरनेट निकालो ताकि हमारी अटेंडेंस भी हो जाए और हमारा जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन देखने को मिले। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के कर रही है कि डेली बेसिस पर जैसे आज आपने अटेंडेंस की, आज काम पर गए वर्कर्स जो है, तो उसी दिन जो है जो भी उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है उनका मैसेज आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ आज आपकी अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई है। तो जो भी इशू है वो उसका उसी दिन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इससे प्रॉब्लम जो है वो भी नहीं होगी और जो भी इशू है मतलब जैसे अटेंडेंस नहीं हुई है या फिर वो वर्क पर थे, इसका सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इसका भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी जैसे कि वर्कर्स काम पर गए लेकिन इसका मेजर प्रॉब्लम ही यही था कि ऐप बेस्ड जो है ना, ऐप बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन करवाना है या जो उनके अटेंडेंस लेने का मेन रीजन यही था कि इसमें करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वर्कर्स काम पर नहीं आते थे लेकिन फिर भी वो उनका जो जॉब कार्ड है उसके बेसिस पर वो सैलरी लेते रहते थे। तो उस करप्शन को ही कम करने के लिए ये गवर्नमेंट ने जो ऐप बेस्ड प्रोसीजर है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो है वो काम करना स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कुछ चेंजेस ला रही है, टाइम के साथ में जो और भी इशू है उनको भी टैकल कर लिया जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।